26 अगस्त 2026 नेपाल चाइना बॉर्डर पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही लम्हों में एक ऐसी दीवार पानी की आई जिसने लोगों को समझने का या संभलने का मौका ही नहीं दिया। रोड्स गायब हो गई, ब्रिजेस टूट गए, बॉर्डर का मुकम्मल नक्शा ही तब्दील हो गया। कई 100 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। इस पूरी सिचुएशन में एक जो इम्पोर्टेंट नंबर है वो है 14 मंथ्स का। 14 मंथ्स पहले जुलाई 2025 में एक इसी तरह का ग्लेशियर फ्लड इसी रीजन में पहले भी आ चुका है और उस वक्त के सैटेलाइट इमेजेस में ग्लेशियर के ऊपर एक बनती हुई झील को देखा जा सकता था और बिल आखिर 8 जुलाई 2025 को वो लेक ड्रेन हो गई, वो पूरी झील टूटी और इसी तरह का एक फ्लड हमें साल पहले भी देखने को मिला था। और तब भी ये क्वेश्चन उठा था कि अगर चाइना के पहाड़ों में कुछ भी डेंजरस होता है, उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नेपाल को कितनी जल्दी दी जा सकती है। और फिर आया अगस्त 2026, लेकिन इस बार के फ्लड में बहुत कुछ डिफरेंट था। इस बार चाइना के पहाड़ों के नीचे नेपाल में कोई हैवी रेन्स की या क्लाउड बर्स्ट की भी वार्निंग तक नहीं थी। तो फिर इतनी बड़ी पानी की ये दीवार आई कहाँ से? क्या ये ग्लेशियर बर्स्ट था या क्लाउड बर्स्ट था या कुछ और? तो हम इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट्स, इसकी करंट सिचुएशन और इसकी कॉजेज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हिमालयाज़ के पहाड़ों में ऐसा क्या हुआ और क्या दोबारा भी ऐसा कोई फ्लड आने के चांसेस हैं यहाँ पे। नेपाल के रसुआ डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में है चाइना का एक बहुत बड़ा माउंटेनियस रीजन। यहाँ से एक लेंदे खोवर रिवर है जो कि नीचे की तरफ आता है नेपाल की तरफ, और इस रिवर का पानी नेपाल एंटर होने के बाद त्रिशूली रिवर में जाके शामिल हो जाता है। और 26 अगस्त को भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हुआ था। इनिशियल रिपोर्ट्स में एक अर्थक्वेक का भी जिक्र आया। नेपाल का जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी एक अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया, लेकिन यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसकी रिपोर्ट में ये चीज़ क्लियर हुई कि ये कोई अर्थक्वेक नहीं था, ये तिब्बत की माउंटेन्स और ग्लेशियर्स का आपस में एक कोलैप्स था जिसका सेस्मिक सिग्नल एक अर्थक्वेक की शक्ल में रिकॉर्ड किया गया था। जैसे रॉयटर्स ने इनिशियली रिपोर्ट किया कि ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे वैली में टूट के गिरा है, और ये ऐसा नहीं था कि कोई छोटे मोटे पहाड़ से ये नीचे गिरा। इसकी हाइट तकरीबन 1200 मीटर रिपोर्ट की गई है किस हाइट से ये नीचे गिरा, और साथ में ये बहुत सी रॉक्स, छोटी माउंटेन्स को अपने साथ लेके इसने ट्रैवल किया। और फिर यहाँ से वो सब शुरू हुआ जिसकी वीडियोस आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये भी है कि बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा गिरने से इतना बड़ा फ्लड कैसे बना। ये बर्फ़ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो बहुत सारी माउंटेन्स और रॉक्स की डेब्रीज को अपने साथ लेके आया, इसने लैंड किया सीधा लेंदेखोला रिवर में, और जिसकी वजह से लेंदेखोला रिवर का पानी बिल्कुल ब्लॉक हो गया। उसके पीछे पानी इकट्ठा होता गया, एक बहुत बड़ी लेक, एक झील की शक्ल बन चुकी थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। पानी का प्रेशर इतना बढ़ा कि ये जो बर्फ़ की एक दीवार बन चुकी थी वो दीवार गिरी, और वो पूरा पानी की एक इतनी बड़ी वेव थी जिसके सामने 5-6 मंजिला इमारतें भी कुछ नहीं कर सकीं, और वो पानी उनके ऊपर से गुजर गया। और इसको यकीनन फ्लड नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि फ्लड से बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि क्या चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को भी नहीं पता चला कि इतना बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा नीचे गिर चुका है जो लेंदेखोला रिवर को ब्लॉक कर चुका है, और ना नेपालीज अथॉरिटीज़ को ये पता चल सका कि ये टुकड़ा कभी भी आगे से हट सकता है। जो पीछे डैम बन रहा है, एक झील बन गई है, वो पानी कभी भी आबादी वाले इलाकों में या बॉर्डर की तरफ आ सकता है। ये वार्निंग सिग्नल्स क्यों नहीं आए कि 14 महीने पहले सेम यही डिज़ास्टर हो चुका है। उस वक्त बहुत सी रिपोर्ट्स भी बनी, बहुत सारे अलर्ट्स भी आए, वार्निंग्स भी दी गई, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें शायद फाइलों में दब के रह गई और उसके ऊपर किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो जुलाई 2025 में फ्लड आया, उसके बाद नेपालीज गवर्नमेंट ये अनाउंस किया था कि अब हमारा चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन हो चुका है। इस तरह के कोई भी जो डिज़ास्टर होता है उसकी मैनेजमेंट के लिए एक अलर्ट सिस्टम बना दिया जाएगा, लेकिन वो सिर्फ शायद कागज़ों में ही था, हकीकत में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और उसका रिज़ल्ट यही निकला जो अब हो रहा है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये फ्लड तो आया और बहुत सी जानें ले गया, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे डिज़ास्टर के लिए। अब ये कोई ब्लेम गेम नहीं रह गई कि ये नेपाल की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये चाइना की ज़िम्मेदारी थी। इनफैक्ट यहाँ पे सिस्टम को समझना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि नेपाल का डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कोई सिंगल अथॉरिटी मैनेज नहीं करती। डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, DHM, इसका रोल वेदर मॉनिटरिंग और फ्लड फोरकास्टिंग के लिए होता है।
नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको NDRRMA भी कहते हैं, इसका काम है इमरजेंसी रिस्पांस प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है सभी डिपार्टमेंट्स का आपस में सेंट्रल कोऑर्डिनेशन करवाना। रसूवा डिस्ट्रिक्ट की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है रिस्क मैनेजमेंट करना कि कुछ भी डिजास्टर होता है तो उसकी मैनेजमेंट के लिए बाकी सारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना। और दूसरी तरफ है चाइना का एडमिनिस्ट्रेटिव तिब्बत रीजन, उसका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इतने सारे डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन एक टाइम पे होना तो शायद पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये तब ज़रूर पॉसिबल हो सकता था अगर चाइनीज़ अथॉरिटीज़ पहले से इन्फॉर्म करती नेपालीज़ अथॉरिटीज़ को और वो इस पे अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते, जो कि हुआ ही नहीं। ये चीज़ें नई नहीं हैं, ये पहले भी होती रही हैं। बोतेकोशी और सनकोशी बेसिन की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। 1981 में भी नेपाल में एक इसी तरह की ग्लेशियर लेक बनी जो कि आउटब्रस्ट हुई और तकरीबन 200 लोगों की डेथ रिपोर्ट हुई थी उस फ्लडिंग में भी। 2002 में भी एक ऐसा ही फ्लड आया। 5 जुलाई 2016 को जगजाम्बो वैली में भी एक सिमिलर किस्म का फ्लडिंग हुई जिसमें भी बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन अगली बार के लिए कभी भी तैयारी नहीं की गई। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ग्लेशियर्स के ऊपर ऐसे मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने की बात की जा रही है, ऐसे सायरन्स लगाने की बात की जा रही है जो ऑटोमेटिक ट्रिगर हों और रियल टाइम डाटा शेयरिंग हो। तो फ्रेंड्स, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या फ्यूचर में ऐसा दोबारा हो सकता है, और इसका आंसर भी येस है। हिमालयन रीजन में हज़ारों ग्लेशियर्स और हज़ारों ग्लेशियर लेक्स भी मौजूद हैं। हर लेक एक डिज़ास्टर नहीं बन सकती, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी भी कोई भी ग्लेशियर दोबारा टूट के गिर सकता है, कोई रिवर ब्लॉक हो सकता है, कहीं पे भी नई लेक बन सकती है और वो लेक ब्रस्ट होने की वजह से दोबारा भी ऐसे फ्लडिंग हो सकती है। और यही उम्मीद की जा सकती है कि ऐसे अब वार्निंग अलर्ट सिस्टम्स लगाए जाएंगे जो कि न सिर्फ फ्लड वार्निंग को डिटेक्ट करें बल्कि ग्लेशियर से वो सिस्टम स्टार्ट हों, ग्लेशियर्स के पिघलने और उनके टूटने से वो सिस्टम अलर्ट वार्निंग्स जारी करें।